देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि अकाउंट्स के अंदर हमारा सेकंड चैप्टर है। कल मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी सेकंड चैप्टर के अंदर कि आज जो हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, इसको हम टर्म्स बोलते हैं। जैसे आपको मैंने कल ही बताया था कि हर फील्ड में अपने कुछ वर्ड होते हैं। जैसे हमारी कंप्यूटर लाइन है तो हमारे लिए लैपटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये हमारे कंप्यूटर के रिगार्डिंग होते हैं। अब जैसे साइंस में जाओ, साइंस में अपने वर्ड होते हैं, मैथ में आओ अपने वर्ड होते हैं। तो सबके अपने स्पेशल वर्ड होते हैं ना, किसी भी कोर्स से रिलेटेड। तो अकाउंट्स के अंदर भी कुछ ऐसे वर्ड है जो उसके लिए। ठीक है, जैसे सबसे पहला आता है आपको क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या आती है? पहले क्या आती है आपकी? बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है? ट्रांजेक्शन क्या होती है? ट्रांजेक्शन क्या होती है? ट्रांजेक्शन हमारी वो एक्टिविटी होती है जिससे बिजनेस की इकोनॉमिक चेंज हो जाती है या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है। कैसे? अब बात आती है सर कैसे हो जाएगी? अगर मेरा बिजनेस सपोज गाड़ी का है, मैं गाड़ी खरीदता हूँ और बेचता हूँ, उससे खरीदने से क्या होगा? मुझे इनकम होगी। इनकम होगी तो मेरी धीरे पोजीशन चेंज हो जाएगी। वो किससे होता है? मेरी ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर लिखा है इट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या है? ट्रांजेक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे हमारी क्या चेंज होती है? फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है। कॉमन सी वजह, मेरी इनकम ज़्यादा होगी, मेरा स्टैंडर्ड बढ़ेगा, या फिर 2 की जगह 4 गाड़ी होंगी, तो उससे क्या होती है? मेरी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है। वो क्या कहलाती है? ट्रांजेक्शन। मैंने कल बताया था आपको कि ट्रांजेक्शन को हम 2 पार्टों में बांटते हैं। पहला क्या पार्ट था हमारा? रिलेशन विद अकाउंटिंग यूनिट और मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। क्या बताया था हमने? पहले था ट्रांजेक्शन को हमने 2 पार्टों में डिवाइड करा है। किसमें डिवाइड करा है? 2 पार्टों में। मैंने कल एक चीज़ बोला था, आप लोग शायद भूल गए हो, याद है किसी को? तो प्लीज़ उन चीज़ों को तीनों को फॉलो करना है। क्या बोला था मैंने? एक्टिव रहना है, लाउडली रिस्पॉन्स करना है और पोजीशन ठीक होनी चाहिए। तो पोजीशन तो आज बच्चों को ठीक ही नहीं लग रही है, तो पोजीशन ठीक कर लो। ठीक है, तो तीनों रिस्पॉन्स चाहिए। ट्रांजेक्शन कितनी तरह की होती है हमारी? पानी पी लो, इसको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ट्रांजेक्शन कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। कौन कौन सी? तो ट्रांजेक्शन आपकी 2 तरह की होती है। एक होती है रिलेशन विद अकाउंटिंग यूनिट, जिसके अंदर अकाउंटिंग आती है। पहली आती है रिलेशन विद द अकाउंटिंग यूनिट। इसके अंदर कौन सी आती है? इंटरनल आती है, दूसरी एक्सटर्नल आती है। इंटरनल यूनिट ट्रांजेक्शन कौन सी होती है? जो बिजनेस के अंदर होती है, जिसपे बिजनेस के बाहर का कोई इफेक्ट नहीं होता। वो क्या कहलाती है? इंटरनल ट्रांजेक्शन। सर ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस के अंदर होती है, बिजनेस के बाहर नहीं होती? आप एक कार खरीद के लाए, बिजनेस के पर्पज के लिए एक कार खरीद के लाए, ठीक है? क्या 1 लाख की कार खरीद के लाए, क्या उसकी वैल्यू हमेशा 1 लाख रुपए रहेगी? कुछ वैल्यू कम होगी ना। तो मैं मानता हूँ कि 1 साल में उसकी वैल्यू 10% कम हो जाए। 1 लाख की वैल्यू 1 साल बाद कितनी रह जाएगी? 90,000 रह जाएगी। तो बिजनेस के अंदर ही तो ट्रांजेक्शन हुई, उसकी वैल्यू कहाँ कम हो गई? बिजनेस के अंदर ही तो कम हुई। जब बिजनेस के अंदर जो चीज़ कम होती है उसे क्या कहते हैं? इंटरनल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। जैसे डेप्रिसिएशन लग गया, उस आइटम पे क्या लग गया? डेप्रिसिएशन लग गया ना दीपक। 1 लाख की आइटम थी, 10,000 रुपये वैल्यू का डेप्रिसिएशन लग गया, तो उसे क्या बोलेंगे हम? डेप्रिसिएशन। वो किसके अंदर लगाए? क्या मैं उसके लिए बाहर गया कहीं? अपने अंदर ही तो करा बिजनेस के। तो क्या कहलाती है? इंटरनल ट्रांजेक्शन। एक होती है एक्सटर्नल बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या होती है? ये वो ट्रांजेक्शन होती है जो बिजनेस के अंदर ना होकर बिजनेस के बाहर होती है। जैसे माल खरीदना, क्या करना? माल खरीदना, माल बेचना, क्या कहलाती है हमारी? एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। कौन सी ट्रांजेक्शन होती है मेरी? एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन होती है। कोई इशू इसमें किसी को? तो समझ में आ गया कि एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन कौन सी होती है और इंटरनल ट्रांजेक्शन कौन सी होती है। आगे समझ में? अब आती है, क्या आती है हमारी? अब आता है मोड ऑफ ट्रांजेक्शन कि अगर हम किसी को पेमेंट करेंगे तो उसका मोड क्या होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। अगर किसी को हम पैसा देंगे तो क्या मोड होता है पैसा देने का या सेटलमेंट करने का? या तो माल हम उधार में खरीदते हैं या नगद में खरीदते हैं। तो हमने क्या बोला? कैश या क्रेडिट। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन का मतलब समझ में आ गया सभी को? ट्रांजेक्शन क्या होती है?
ट्रांजेक्शन हमारी वो एक्टिविटी होती है जिससे हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है, वो क्या कहलाती है हमारी ट्रांजेक्शन, जिसे हम ट्रांजेक्शन भी बोल सकते हैं और बिजनेस ट्रांजेक्शन भी बोल सकते हैं। अब आती है कैपिटल्स। क्या आती है? एक बार और ही हो जाएगा ना। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब क्या लिखा है? अमाउंट इन्वेस्ट बाय प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। क्या कह रहा है कि कह रहा है कि जो मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल बोलते हैं, या क्या बोलते हैं हम? या प्रोप्राइटर। क्लियर है? अब कैसे? जैसे ये एक रामलाल भाई साहब है हमारे, कौन है? रामलाल है। इसने एक बिजनेस में कितना पैसा लगाया है? 1.5 लाख रुपये। तो एक इस बिजनेस का कौन हो गया? स्वामी हो गया या मालिक हो गया। वो क्या कहलाता है? कैपिटल। अकाउंट्स में क्या कहलाएगा वो? कैपिटल। तो कैपिटल्स कौन होते हैं? सर ये हमारे वो लोग होते हैं जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, इनको कैपिटल ही बोलते हैं या प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या? इसके बाद हमारी आती है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग वो होती है जो बिजनेस ओनर ने जिसका बिजनेस में पैसा तो लगाया, कल को अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा बिजनेस से निकाल लिया, वो क्या कहलाती है? ड्राइंग कहलाती है। लिखा है ना, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉल टू द बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। क्या लिखा है डेफिनेशन? पढ़िए आप। एनी कैश और वैल्यू गुड्स विड्रॉल टू बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज। क्लियर है? अब पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकालता है ओनर, अब समझिए कंपनी प्रॉफिट कब कैलकुलेट किया जाता है? कंपनी प्रॉफिट 31 मार्च को कैलकुलेट होता है। अब घर चलाने के लिए किसी को 100-200 रुपये तो चाहिए होंगे, वो क्या करेगा कि 31 तारीख तक का वेट करेगा, जब मेरे को प्रॉफिट होगा तब बिजनेस से पैसा निकालूंगा तब घर चलाऊंगा। तो 1 साल क्या करेगा? तो करना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता, जो अपने घर के लिए निकालता है, वो क्या कहलाती है? ड्राइंग कहलाती है। क्या कहलाती है वो? ड्राइंग कहलाती है। क्या कहलाती है वो? ड्राइंग कहलाती है। क्लियर हो गया? इसमें लिखा है कैश और एक लिखा है गुड्स। अगर कंपनी में पैसा निकालेगा वो क्या कहलाता है? कैश। और कंपनी में सपोज मेरा आटे का बिजनेस है, अब उसे अपने घर के लिए एक आटे का कट्टा चाहिए था, उसने अपने लड़के से बोला कि भाई एक आटा निकाल और मेरी गाड़ी में डाल दे, तो उसने अपनी गुड्स निकाल लिया ना। गुड्स क्या हो गया? ड्राइंग हो गई। क्यों? क्योंकि उसने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया। स्टॉक तो कम हो गया ना हमारा, स्टॉक कम हुआ नहीं हुआ, तो क्या कहलाएगी? ड्राइंग। ड्राइंग 2 तरीके से हो सकती है, तो कैश में हो जाएगी या गुड्स में हो जाएगी। अब समझो आशीष का कपड़े का बिजनेस है, अब अपनी एक शर्ट बनाने के लिए, अपनी पर्सनल शर्ट बनाने के लिए इसने कपड़ा काट लिया, तो क्या कहलाएगा इसके लिए? ड्राइंग कहलाएगा। उसके बाद क्या आती है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हमारी क्या होती है? लायबिलिटीज हमारी देनदारी होती है। क्या होती है? देनदारी। लायबिलिटीज क्या लिखा है? द अमाउंट विच द फाइनेंस ओनर टू द आउटसाइडर लायबिलिटीज हमारी क्या होती है? लायबिलिटीज हमारी वो एक्टिविटीज होती हैं जो ओनर की छोड़कर हमें सबको देनी होती है। ओनर को छोड़ के हमें किसको देनी होती है? सबको देनी होती है। वो क्या कहलाती है? हमारी लायबिलिटीज कहलाती है। कौन सी क्या कहलाती है? लायबिलिटी। इसमें एक वर्ड लिखा है कि एक्सेप्ट ओनर को छोड़ के सारी क्या कहलाती है? लायबिलिटीज। जैसे कौन से आते हैं? ये देखिए 3 लोग, एक मालिक है और यहाँ पर 3 लोग है आउटसाइडर जिनसे मैं उधार पे माल खरीदता हूँ। क्या खरीदता हूँ? उधार पे माल खरीदता हूँ। तो ये किसके अंदर आएंगे? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है? देनदारी होती है। क्या होती है? देनदारी। इसके अंदर किसको इंक्लूड नहीं करते? मालिक को इंक्लूड नहीं करते। किसको इंक्लूड नहीं करते? ओनर को इंक्लूड नहीं करते। वो क्या कहलाती है? हमारी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज हमारी वो होती हैं जो हमें आउटसाइडर को देनी होती है, लेकिन हम ओनर को उसको अंदर इंक्लूड नहीं करते। देन नेक्स्ट, सर लायबिलिटीज कितनी तरह की होती है? लायबिलिटीज आपकी 2 तरह की होती है। एक होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और दूसरी क्या होती है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। क्या होती है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, दूसरी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आपकी वो लायबिलिटीज होती है जो लंबे समय तक के लिए होती है। जैसे मैंने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया है और मैंने बोला कि बैंक को सर मैं 5 साल बाद दूंगा, तो किसके अंदर आएगा वो? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या आएगा वो? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसमें लिखा है नॉर्मली आफ्टर मोर देन 1 ईयर। क्या लिखा है इसके अंदर? किसको काउंट करते हैं?
जो एक साल के बाद आती है वो क्या कहलाती है हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्या कहलाती है हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हमारी वो लायबिलिटीज होती हैं जो हमें एक साल के बाद देनी होती है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म डिबेंचर। ठीक है, एक आती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी। ये वो लायबिलिटीज होती हैं जिसको एक साल के अंदर देना है। किसको देना होता है? विद इन 1 ईयर। क्या देना होता है हमें? इसको विद इन 1 ईयर के अंदर देना होता है। वो क्या कहलाती है हमारी करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। इसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं? इसके अंदर आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल्स, क्रेडिटर्स। कौन से आते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स। और कौन से? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? जो मुझे अगले साल देने होते हैं। जैसे हमें पता है कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद होता है, लेकिन सैलरी तो मैं 1 अप्रैल को देता हूँ। जो हमारी ड्यू हुई थी अगले साल, जो हम अगले साल देते हैं वो हमारी आउटस्टैंडिंग कहलाती है। जैसे कंपनी 31 तारीख को बंद होती है, पैसा कब देते हैं हम एम्प्लॉय को? नेक्स्ट मंथ देते हैं। तो हमारी जो उसमें ड्यू हुई थी पुरानी ईयर में, हमारी क्या बन जाती है? आउटस्टैंडिंग। और ऐसी हमारे क्या आते हैं? शॉर्ट टर्म लोन। तो आपसे कोई पूछे कि 5 ऐसे नाम बताओ जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हो, तो आप पहले क्या बोलोगे? सर बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जो आपकी लिमिट से ज़्यादा आपको पैसे देते हैं। बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग और शॉर्ट टर्म लोन। एक आती लायबिलिटीज समझ गए। लायबिलिटी देनदारी होती है, तो एक असेट्स होती है। असेट्स क्या होती है? ये मेरी वो संपत्ति होती है। क्या होती है? संपत्ति होती है। क्या होती है? संपत्ति होती है। क्या होती है? संपत्ति होती है। ठीक है, ठीक है, हमारी क्या होती है? संपत्ति होती है। ठीक है, क्या होती है? संपत्ति होती है जो बिजनेस में लगाते हैं। जैसे मेरे लिए लैपटॉप क्या है? मेरी संपत्ति। क्या है मेरी? ये संपत्ति, जिसको मैं असेट्स बोलूँगा। ठीक है, असेट्स भी आपकी 2 तरह की होती है। एक होती है फिक्स असेट्स। क्या होती है? फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स हमारी कौन सी असेट्स होती है? जो बिजनेस में हेल्प करती है। क्या करती है? दीज असेट विच आर हेल्प टू बिजनेस। क्या करती है? जो बिजनेस में हेल्प करती है वो क्या कहलाती है? फिक्स एसेट्स। क्या कहलाती है? फिक्स एसेट्स कहलाती है। फिक्स एसेट्स हमारी वो संपत्ति होती है जो बिजनेस में हमें क्या करती है? हेल्प करती है। वो हमारी क्या कहलाती है? फिक्स एसेट्स। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, ये मेरा बिल्डिंग है, मेरी बिजनेस में हेल्प तो कर ली, क्या कहलाएगी? लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी, ये किसके अंदर आता है? हमारा फिक्स लायबिलिटीज के अंदर। मोटर एंड व्हीकल किस में आता है? फिक्स लायबिलिटीज के अंदर। फर्नीचर फिक्स एसेट्स के अंदर, फिक्स एसेट्स के अंदर। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स के अंदर कौन सी संपत्तियां आती है? ये वो संपत्तियां आती हैं जो बिजनेस में हेल्प करती है, या वो संपत्तियां आती हैं जिसको हम सेल नहीं करते, जिसको सेल करने के पर्पज से नहीं खरीदते, वो क्या कहलाती है? मेरी फिक्स एसेट्स। एग्जाम्पल दूं, अब जैसे मेरा गारमेंट का बिजनेस है, मैं एक लैपटॉप खरीद के लाया उसको यूज़ करने के लिए। लैपटॉप क्या हो जाएगा? मेरा फिक्स एसेट, क्योंकि उसको खरीद के लाया, उसको आगे सेल आउट नहीं करना। क्या नहीं करना? सेल आउट। तो क्या कहलाएगी? मेरी फिक्स लायबिलिटी। अगर मैं पैंट खरीद के लाता और पैंट को आगे सेल आउट करता तो मेरी वो फिक्स लायबिलिटी, फिक्स एसेट्स नहीं कहलाती। हाँ, ठीक है। हाँ, अब आती है करंट एसेट्स। क्या आती है? ऐसी कोई फिक्स होती होगी तो ऐसी करंट्स भी होती होगी। तो करंट एसेट्स कौन सी होती है? जो 1 साल से पहले खत्म हो जाए, या कह सकते हैं जो कभी एक समान नहीं रहती, वो क्या कहलाती है? करंट एसेट। वो संपत्ति जो कभी एक समान नहीं रहती, क्या नहीं रहती? कभी एक समान नहीं रहती, वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? करंट एसेट। ठीक है, ये हमारी वो संपत्ति होती है जो कभी एक समान नहीं रहती। जैसे एग्जाम्पल में स्टॉक कभी हमारा एक समान नहीं रहेगा। 1 अप्रैल को जो मेरा स्टॉक था, क्या 31 मार्च को मेरा वही स्टॉक रहेगा? नहीं रहेगा। डेप्टर्स मेरे कभी एक समान नहीं रहेगा। क्या मेरे डेप्टर्स हमेशा एक समान रहेंगे? कल उसने 2000 का माल खरीदा, हो सकता है कल उसने 5000 का माल खरीदे और 10,000 मुझे परसों दे दें। जैसे रोज चलता रहता है मार्केट में, तो कभी डेटर्स मेरे एक समान नहीं होते। फिर बिल्स, रिसीवेबल्स और प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस कौन से होते हैं? जिसके पैसे हम एडवांस में पे कर देते हैं, वो क्या कहलाता है? मेरा प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, एग्जाम्पल, सपोज मैं अभी ऑफिस से आता हूँ और मैं यहाँ से एक ऑटो रिक्शा करता हूँ, ई रिक्शा। अब रोज़ उसी रिक्शे से आता हूँ, ठीक है। अब रिक्शे वाला देख के मुझे बैठा लेता, मुझसे कुछ पूछता भी नहीं है। अब मैं रोज़ उसके पास आता था। अब एक दिन मेरे पास 500 का नोट था, मैंने कहा सर पैसे काट लो। अब उसने कहा भाई खुले तो पैसे हैं नहीं, तो मैंने कहा आप इसको रख लो, कल एडजस्ट कर लें। तो क्या कहलाता है? वो मेरा
प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब जिसको अभी हमने यूज तो करा नहीं लेकिन उसके पास हम पहले दे चुके हैं, क्या कहलाता है एडवांस में, उसे क्या बोलते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंस। क्या कहलाता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। क्लियर है? हाँ वो किस में आ जाएगी, प्रीपेड में। ठीक है, आप एंट्री कर दो, पैसा पे कर दो, बीजीए सॉफ्टवेयर अपने आप ही कैलकुलेट कर देगा, वो मानेगा ये प्रीपेड एक्सपेंस है। क्योंकि ये तो थ्योरी है, लेकिन जो बीजीए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का मेन मोटिव क्या बनाने का, बनने का मेन मोटिव है कि आप वर्किंग करो, वो अपने आप काम करेगा। सर जैसे आपने ये उदाहरण दिया है, ये अपना क्या बोलते हैं, ये अपना लाइबिलिटी भी तो हो सकती है ना? क्यों लाइबिलिटीज हो गई? क्योंकि हमें उसको देने हैं पैसे, हमें उसे देने नहीं, हमने उसे यूज करा 10 रुपए का, दे के पैसे दे कितने दिए? अच्छा हमने एडवांस दिए। एडवांस का मतलब क्या होता है? ज़्यादा देना। ज़्यादा दे। तो लाइबिलिटीज क्या होती है? इसको हमें देना होता है, जबकि हमें उससे लेना है, वो हमारी संपत्ति है। दोनों में डिफरेंस है। पहले बताइए, लाइबिलिटी और असेट्स में अंतर समझ में आ गया? लाइबिलिटीज क्या होती हैं? देनदारी। और असेट्स क्या होती है? संपत्ति होती है। क्लियर है? और फिक्स एसेट भी दो तरह की होती है, और असेट्स भी दो तरह की होती है, फिक्स एसेट और करंट एसेट। ठीक है, करंट एसेट्स याद रख लो, ये हमेशा वो संपत्ति जो कभी एक समान नहीं रहती, जैसे स्टॉक, डेब्टर्स, बिल्स रिसीवेबल्स। कल तक कर लो मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट भाई, क्योंकि वो स्टॉक ट्रांसफर तक पूछेगा जरूर। यही रीजन, कॉपी ले जाओ, लेट हो जाओ। फिक्स एसेट्स में भी डेप्रिसिएशन होता रहता है, तो खर्चा है ना। कॉपी ले लिया आपने अपनी वाली? ठीक है सर, मोटा मोटी डिफरेंस यही होगा ना, उसके अंदर जल्दी से ऑल्ट्रेशन नहीं होता, इसके अंदर ऑल्ट्रेशन होता रहता है। किसके अंदर? करंट एसेट्स में चेंजेस आते रहते हैं। हाँ। लेकिन वो फिक्स होता है ना, वो स्थायी होती है। स्थायी होता है। जैसे आज भी 1 अप्रैल को एक थी, और 31 मार्च को भी एक जैसे। मतलब अभी किसका बकाया है, किसका देना है, किसका जो क्या चीज़ बची है। तो आप समझ लीजिए, सिंपल समझिए, असेट्स आपकी वो संपत्ति है, करंट असेट्स वो संपत्ति है जो कभी एक समान नहीं होती। वो कौन सी चीज़ होती है? कभी स्टॉक आपका एक समान रहेगा? आपका डेब्टर एक समान रहेगा क्या? बिल्स रिसीवेबल एक समान रहेंगे? या प्रीपेड एक्सपेंस एक समान रहेगा? कल तो मैंने उसका यूज़ कर लिया था, उसने आज मुझे अपना रिक्शे की सेवा दे दी, 10 रुपये कम हो गए, प्रीपेड एक्सपेंस ऊपर नीचे हो गए। ऐसी होती है टेंजेबल एंड इनटेंजेबल एसेट्स। कौन सी होती है? टेंजेबल एसेट्स और इनटेंजेबल। टेंजेबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी टेंजेबल एसेट्स। क्या कहलाती है जितेंद्र? क्या कहलाती है? हमारी टेंजेबल एसेट्स। क्लियर है? टेंजेबल एसेट्स हमारी वो एसेट्स होती है जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो फिजिकल होती है। जैसे हमारा लैंड, जैसे हमारा मशीनरी, जैसे हमारा स्टॉक, जैसे हमारा कैश, जैसे हमारा बिल्डिंग। इनटेंजेबल एसेट्स कौन सी होती है हमारी? ये हमारी वो संपत्ति होती है जिनको हम छू नहीं सकते। जैसे गुडविल। गुडविल क्या होती है? इज्जत होती है। अब मेरी क्या इज्जत है मार्केट में? वो नाम से, जैसे हल्दीराम नाम से ब्रांड बिकता है, ठीक है, वो क्या है? उसकी गुडविल। जब उसकी कंपनी बिकेगी तो साथ में उसकी गुडविल भी बिकेगी। क्या होगी? गुडविल। क्या गुडविल को आपने देखा है? किसने देखा है गुडविल को? वाशिश मेरे रेफरेंस से आप पढ़ने आए थे, कभी आपने मेरी देखी थी रेफरेंस? क्या आपने मेरी गुडविल देखी? नहीं ना? वो नहीं दिखती, गुडविल नहीं दिखती। नहीं, वो महसूस किया, वो महसूस करने वाली चीज़ नहीं आती ना। तो इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? ये हमारी वो संपत्ति होती है कौन सी, जिसको हम छू नहीं सकते, खाली महसूस कर सकते हैं। अब ट्रेडमार्क क्या होता है? लोगो होता है ना, ठीक है। लीज होल्ड क्या होता है? जैसे हम लेते हैं ना वो जो लीज पे देते हैं। एक होता है पेटेंट होता है, जैसे मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ उसको कोई कॉपीराइट ना कर ले, तो मैं क्या देता हूँ? पेटेंट। ठीक है, ऐसे होता है। ये समझ में आ गई? इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? ये वो एसेट्स होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, खाली महसूस कर सकते हैं, जिनकी एक अपनी वैल्यू है मार्केट। सर सर्विसेज होती है वो भी इंटेंजिबल में आती है। इंटेंजिबल में आती है, ठीक है। गुडविल, ठीक है, ट्रेडमार्क, लीज होल्ड, ये बेसिकली ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। जब आप आगे चल के आगे सीखोगे, जैसे आप किसी आइटम को आपने सेल करा, जब सपोज आप आज बिजनेस आप बंद करके बेच रहे हो या किसी दूसरे को बिजनेस दे रहे हो, आपने कहा मैंने बहुत कमा लिया, अब मैं इस बिजनेस को बंद कर, जब आपकी संपत्तियाँ सारी बिकेगी, उसमें गुडविल भी काउंट होगी,
गुडविल भी काउंट होगी। इसलिए लोग अपनी गुडविल को गिराने जाते हैं। जैसे हल्दीराम वाले अपनी ब्रांचेस देते हैं ना किसी को, तो उससे बोल देता है कि मेरी गुडविल पे कोई भी फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट ख़राब बेचोगे तो उसकी गुडविल गिरेगी, गुडविल गिरेगी तो उसकी सेल कम होगी, सेल कम होगी तो उसको प्रॉफिट कम होगा। तो इसलिए जब भी जिसको ब्रांच देता है तो उसको पहले ही बोल देता है कि आपकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट होनी चाहिए, जो मैं देता हूँ। ठीक है, जैसे आप मैकडोनल्ड के शोरूम तो बन जाते हैं, लेकिन उनकी पहली कंडीशन होती है कि आपको गुडविल मिल रही है, लेकिन आप ऐसा कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे मेरी गुडविल कम हो। गुडविल को मेजर करने के लिए ऐसा कुछ है? बहुत सारे विजिट करते हैं भाई। अब आता है वॉशिंग असेट्स। क्या आती है आपकी? ये वो असेट्स होती है जिनको यूज़ करते रहो खत्म हो जाए। जैसे मेरे तेल का कुआं है, क्या मैं उसको यूज़ करता रहूँगा, क्या अपने आप तेल निकलता रहेगा उसमें से? एक टाइम ऐसा भी तो आएगा जिसमें तेल खत्म हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं हम? वॉशिंग असेट्स कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी? वॉशिंग असेट्स। यह पूछा कि जैसे मैं उसको कंज्यूम करता जाऊँगा ड्यूरिंग डे बाय डे, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, वो क्या कहलाती है आपकी? वॉशिंग असेट्स कहलाती है। ठीक है, जैसे आपका ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, ठीक है, ये आपका धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। क्लियर है? वॉशिंग असेट्स कहलाती है। ट्रेडमार्क तो फिक्स नहीं होता, ये नहीं। इसमें फिक्स है। नहीं, वो धीरे धीरे खत्म। अब आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू हमारी इनकम होती है। इनकम वो रेकरिंग नेचर। रेकरिंग नेचर पता है क्या होता है? जो रेगुलर होता है, उसे बोलते हैं हम रेकरिंग नेचर या रेगुलर नेचर का, चाहे वो सोर्स कैसा भी हो। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू हमारी कंपनी की इनकम होती है। वो सारे खर्चे जिसको इनकम करने के लिए किए गए वो क्या कहलाते हैं? रेवेन्यू। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर प्रचार कर दिया कि हमारे यहाँ हर तरह के कोर्स कराए जाते हैं, उसमें मुझे 10 लाख का मतलब खर्चा है, और लेकिन मुझे उसके इनकम कितनी हुई? 1 करोड़ रुपये। तो क्या कहलाएगा मेरा? रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होती है? हमारी इनकम होती है। रेवेन्यू क्या होता है? हमारी इनकम होती है, चाहे वो रेकरिंग नेचर का हो या फिर रेगुलर नेचर का, वो क्या कहलाती है? रेवेन्यू। असल इनकम करने कितने सोर्स हैं? इनकम करने के कितने सोर्स हैं? चाहे आपका अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स, मुझे माल बेचा उससे पैसा रिसीव हुआ, वो क्या कहलाएगी? मेरा रेवेन्यू। मुझे रेंट रिसीव हुआ, वो क्या होता है? मेरा रेवेन्यू होता है। कमीशन क्या होता है? मेरा रेवेन्यू होता है। ठीक है, पोटेंशियल है। ठीक है, और इंटरेस्ट रिसीव क्या है? मेरा इंटरेस्ट रिसीव। तो ये मेरे एक्सपेंस, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस, इनका रेवेन्यू जिससे मैं इनकम को क्रिएट कर सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम्स में आप लोग किसी को आ गया समझ में? तो रेवेन्यू हमारे कौन से खर्चे होते हैं और कौन सी इनकम होती है? जो रेकरिंग नेचर के होते हैं। रेकरिंग नेचर क्या होता है? रेगुलर नेचर। इनकम करने कितने तरीके होते हैं? चाहे हमारा माल बेच के इनकम हो, हमने किराए पे कोई मकान डाल रखा है उससे हमें पैसा है, वो भी हमारा क्या होता है? या कमीशन मिला हो, ठीक है, या फिर रेंट इनकम इंटरेस्ट मिला, वो क्या होता है? मेरा रेवेन्यू। ठीक है, क्या आता है? वो हमारा रेवेन्यू। अब आता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या होता है ये? पढ़िए एक बार इसके थ्योरी। क्या लिखा है? एक्सपेंडिचर हमारे कौन से होते हैं? वो खर्चे होते हैं जिनके लिए मैंने पे करा है। ठीक है, क्या लिखा है? एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर द रिसीव ऑफ बेनिफिट। ऐसे खर्चे जिनको मैंने पे करा जिससे मुझे बेनिफिट मिले। जैसे इसको कितने पार्टों में हमने डिवाइड करा है? 3 पार्ट में। एक तो रेवेन्यू, दूसरा कैपिटल और डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये हमारे खर्चे होते हैं। एक्चुअल में क्या कहते हैं? इसको एक्सपेंस बोलते हैं। एक्सपेंस बोलते हो या फिर आप ये आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या थ्योरी लिखी है? एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर द रिसीव ऑफ बेनिफिट। ऐसे खर्चे जिनको मैंने पे करा जिससे मुझे आगे फ्यूचर में बेनिफिट होगा। ठीक है, अब मैंने एक पिकनिक करवाया यहाँ पर, मैंने बुलाया 500 लड़के जो मेरे यहाँ पढ़ते हैं, मैंने सभी को बुलाया और मैं पिकनिक पे ले गया। मेरी कंपनी का क्या है? लॉस है, तो किसके अंदर आएगा? वो रेवेन्यू। एक होता है कैपिटल। ठीक है, हाँ, ये वो खर्चे होते हैं जिससे ना ही मेरी असेट्स बढ़ती और ना ही मेरी लाइबिलिटीज बढ़ती। कौन से खर्चे कौन से आता है? वो रेवेन्यू के अंदर आता है। कौन से आते हैं? वो रेवेन्यू आते हैं, जिनसे ना ही मेरी कैपिटल बढ़ती, ना ही मेरी असेट्स बढ़ती और ना ही मेरी लाइबिलिटी घटती। वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू रेवेन्यू क्या चीजें बोली थी तीनों आप? आधी की तो आवाज ही नहीं आ रही।
वो खर्चे जिनसे ना ही मेरी असेट्स बढ़ती और ना ही मेरी लाइबिलिटीज कम होती है। मैं आपको टूर पे ले गया, क्या मेरी लाइबिलिटीज कम हुई? जबकि लाइबिलिटी खर्चा बढ़ गया। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिससे मेरी असेट्स बढ़ जाती है या लाइबिलिटीज कम हो जाती है। अब मैंने इस लैपटॉप को बेच के दूसरा लैपटॉप ले आया, ये मेरा कौन सा है? कैपिटल है कि एक को रिप्लेस करके दूसरा लिया, इससे मेरी क्या होगी? असेट्स बढ़ गई। पहले 20,000 का था, 50,000 के लाया, तो क्या बढ़ गई? मेरी असेट्स बढ़ गई। तो कैपिटल कौन सा होता है? जिससे आपका असेट्स बढ़ती है या लाइबिलिटीज कम करती है, वो क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू कौन सा होता है? जिससे ना ही आपकी लाइबिलिटी बढ़ती और ना ही एसेट्स आपकी बढ़ती। वो किसके अंदर आपका आता है? रेवेन्यू के अंदर। एक होता है सर कैपिटल में लाइबिलिटी का कोई एग्जांपल बताइए। लाइबिलिटीज का। लाइबिलिटी कैसे करती कैपिटल में? कैपिटल में लाइबिलिटीज कैसे करती है, उसका एग्जाम्पल। देखो बताता हूँ, अभी इसमें नहीं। ठीक है, एसेट्स तो समझ में आ गया ना? हाँ। क्लियर? अब जैसे स्कूल वाले हैं, अब स्कूल वाले उनके यहाँ दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, वो बस की फैसिलिटी करते हैं, बस की फैसिलिटी करते हैं। अगर वो बस परचेज करेंगे तो उनके लिए खर्चा तो हुआ है, लेकिन कौन सा खर्चा है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसका है? कैपिटल है। ठीक है, क्योंकि वो आगे तक उसकी असेट्स बढ़ गई। लेकिन अगर वो पिकनिक पे लेके जा रहे हैं, उनको कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, तो ना ही उनसे असेट्स बढ़ रही और ना ही उनकी लाइबिलिटीज घटी। तो किसके अंदर आते हैं? रेवेन्यू। एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो खर्चे होते हैं जो लंबे समय तक के लिए किए जाते हैं। जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट करी इंस्टीट्यूट की और 10 लाख रुपए लगा दी, क्या एडवर्टाइजमेंट आज ही खत्म हो जाएगी? नहीं, वो आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। वो क्या होता है? डेफर्ड होता है। जो लंबे समय के लिए किया जाता है वो क्या कहलाता है? हमारा डेफर्ड। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर समझ में आ गया। कितने होते हैं इसके? 3 पार्ट होते हैं। पहले एक बार डेफिनेशन पढ़िए सभी, और उसके तीनों मतलब पढ़िए। लाउडली पढ़ेंगे, वरना कल से क्लास देना बंद कर दूंगा अकाउंट्स एनी टाइप ऑफ पेमेंट फॉर द रिसीव्ड अ बेनिफिट। क्या हो गया? एनी टाइप मतलब किसी भी तरह के खर्चे हमने करें, उससे हमें आगे बेनिफिट होता है, वो क्या कहलाता है? हमारा क्लियर है? आगे इसको 3 पार्टों में डिवाइड है। पहला रेवेन्यू, दूसरा कैपिटल, तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? पहला रेवेन्यू क्या है? दूसरा कैपिटल किसमें आता है? और डेफर्ड जो लॉन्ग टर्म के लिए कहलाता है। जो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है वो क्या कहलाता है? डेफर्ड। ठीक है, इनके बारे में सभी की एक एक थ्योरी दी गई है और विद एग्जाम्पल। जैसे मैं अपने ऑफिस में सैलरी देता हूँ, किसके अंदर आता है? रेवेन्यू के अंदर आता है। ठीक है, कैपिटल के अंदर क्या ऐसा है? देखिए, परचेज ऑफ मशीन या बिल्डिंग, वो किसके अंदर आता है? कैपिटल के अंदर आता है। ठीक है, और डेफर्ड के अंदर क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, देन अब आता है एक्सपेंस। क्या आता है आपका? एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर भी सर खर्चा होता है, एक्सपेंस भी खर्चा होता है, दोनों सिमिलर है, बट अलग अलग सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसको मशीन के लिए, इसको खर्चे के लिए किया। जैसे इट इज़ द बेस्ट इंक्लूडिंग, ये वो खर्चे होते हैं जो बिजनेस में छोटे छोटे लेवल पे किए जाते हैं। जैसे सैलरी देना, कमीशन देना, मिसलेनियस एक्सपेंस करना, वो किसके अंदर आते हैं? वो एक्सपेंस वर्ड यूज़ करते हैं। एक्सपेंडिचर तो आपको कोई मार्केट में यूज़ करता हुआ नहीं मिलेगा। कौन सा वर्ड यूज़ करता है? एक्सपेंस। बट आपको पता होना चाहिए, मैं आपसे पढ़ा रहा हूँ, एटलीस्ट आपको ही पता होना चाहिए। कल को ये आपसे एक्सपेंस वर्ड यूज़ ना करके वो वाला वर्ड यूज़ करे तो आपको पता हो, हाँ यार इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में एक मीनिंग के कई सारे वर्ड्स होते हैं ना, ऐसे अकाउंट्स में भी होता है। ठीक है, तो एक्सपेंस क्या होते हैं? ये हमारे वो खर्चे होते हैं जिससे हमारे रेवेन्यू जनरेट होता है। मेरा लड़का काम करता है, मैंने स्टाफ रखा है, वो 10,000 रुपये सैलरी पे काम करता है, क्या मुझे उससे इनकम नहीं होगी?
तो होगी ना। जैसे तो धागा लगाया हुआ है दुकान पे, वो भी एक्सपेंस में जाएगा। हाँ, ये कहता है वो सारे खर्चे जिससे मेरे एक्सपेंस जनरेट, इनकम जनरेट होती है, वो क्या कहलाती है? एक्सपेंस कहलाती है। ठीक है, एक्सपेंस में सैलरी आ जाता है, वेजेस आ जाता है, रेंट आ जाता है, डेप्रिसिएशन आता है, बैड डेप आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स है। कॉस्ट को जैसे कोई माल बेचता हूँ उसको मैंने प्रचार करवाया है, या एक स्टाफ रखा है कि वो खाली इस प्रोडक्ट के बारे में आपको कहता है कि इस प्रोडक्ट में सर ये है, सर ये फैसिलिटीज़ है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप मॉल में जाते हो तो बाहरी स्टाफ बैठा होता है, वो आपको गाइड करता है कि सर इसके अंदर नया फीचर्स आया, ये फैसिलिटीज़ है। उसके लिए जो खर्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके कॉस्ट कहलाते हैं। पैकेजिंग की हाँ होगी। हाँ, वो भी खर्चे हैं। सर वेजिस भी माल लाने में लगने वाले खर्चे वेजेस के लगते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स और पैकेजिंग होगी। हाँ वो, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। इन एक्सपेंस को दो पार्टों में डिवाइड करें, एक प्रीपेड एक्सपेंस और एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पेड इन एडवांस, जिसको हमने पैसे पहले ही दे दिए हैं, वो क्या कहलाता है? Prepaid Prepaid। expense। और आउटस्टैंडिंग नॉट पेड बाय बेनिफिट। अभी बेनिफिट तो उठा लिया उसका, पैसे नहीं करे। अब देखो जितेंद्र मेरे यहाँ जॉब करता है, मान लो, अब इसने पूरे महीने लग के काम कर लिया। पैसे हमने दिए नहीं। क्या बोल रहा है? पैसे हमने दिए नहीं, पैसे दिए नहीं तो क्या हुआ? बेनिफिट तो उठा लिया उससे, लेकिन पैसे नहीं दिए, तो किसके अंदर आता है? आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब इसका मैंने जितेंद्र को सैलरी एडवांस ले गया, बेनिफिट इससे लिया नहीं, लेकिन पैसे इसको मैंने एडवांस में दे Prepaid expense हो दिया, गया। तो किस में आ जाएगा वो? Prepaid प्रीपेड एक्सपेंस। हाँ, नहीं एक्सपेंस दो तरह के होते हैं ना। कौन कौन से? और यार मैं आप लोगों से बोलता हूँ, आपकी एक आवाज़ ही सुनी और एक आपकी आवाज़ ही सुनी मैंने। सर ये तो ऐसा पीछे से दिखता नहीं है, ये बात तो। आज कर लेते हैं, फिर अभी डिस्कस करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस समझ में आ गया? और समझ में आ गया? इस दोनों खर्चे में प्रीपेड एक्सपेंस आपसे कोई पूछे तो बता दो कि प्रीपेड एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होते हैं? जिससे हमने प्रॉफिट लिया नहीं, एडवांस दे दिया, जिसकी पेमेंट सर एडवांस चलती है। जिसका हमने बेनिफिट नहीं उठाया और पैसा एडवांस में दे दिया। और आउटस्टैंडिंग, जिसका बेनिफिट उठा लिया लेकिन पैसा पे नहीं करा, वो किसके अंदर आता है? कारीगर ने 2 दिन काम करा, एडवांस में तनख्वाह ले लिया। किसमें आएगा? आपका बेनिफिट भी उठा लिया और आपको पैसा भी नहीं दिया, तो आपके आउटस्टैंडिंग में आएगा ना। तो इसमें बाद में भी पैसा नहीं है। बाद में तो पे करेंगे ना, तो आउटस्टैंडिंग क्या हो गया? बाद में तो गुड्डे बाद में क्यों नहीं करेंगे? ऐसा अकाउंटिंग में हुआ है कि हम बेनिफिट उठाते जाएंगे और पैसा नहीं देंगे। अकाउंटिंग तो हैं? सारे दुकान वाले से भाई सामान लेके हैं? सुनो ना, क्या वो मुझसे पूछो ना, आपस में आर्गुमेंट पूछो। एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, बार बार बोल रहा हूँ। प्रीपेड, जिसका यूज नहीं करा लेकिन पैसा एडवांस हो गया। आउटस्टैंडिंग क्या? जिसका बेनिफिट तो उठा लिया, पैसा पे नहीं करा, वो क्या कहलाता है? आउटस्टैंडिंग। या बकाया, जिस वर्ड को यूज करते हो किसके अंदर आता है? आउटस्टैंडिंग। अब क्या आता है? इनकम। यूज भी कर लिया, पैसे भी बाद में दे रहे थे। तो जब जो आउटस्टैंडिंग आ रहा है, पूरा महीना होने पे जिसकी कोई सैलरी देता है ना, वो आउटस्टैंडिंग में नहीं है। ठीक है। ये अब जैसे तुम आज जॉब पे गए, आपने कहा जाती हो, आप उसको उसने पैसे गिने आपके हाथ में रख दिया। अब आज ही जॉब की बात हुई थी आपकी, उसने आपके हाथ में पैसे रख दिया, वो किस उसके हिसाब से क्या हो जाएगा आपका? प्रीपेड हो जाएगा। कि आपका बेनिफिट उसने अभी नहीं लिया है लेकिन आपको पैसा पहले ही दे दिया है, वो किसके अंदर आएगा? प्रीपेड। और एक आपने पूरे महीने काम करा और उसके बाद वो पैसा आपको देता है, वो क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। अब आता है इनकम और प्रॉफिट। ठीक है, इनकम क्या होती है आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है, कोई बताने की जरूरत है। अब इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनकम इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंस। इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनकम या प्रॉफिट, सारे इनकम में से सारे खर्चे माइनस करो तो जो आता है उसे क्या बोलते हैं हम? प्रॉफिट या इनकम। मुझे 100 रुपये की 1000 रुपये की माल बेच के इनकम हुई थी और 800 रुपये मेरा खर्चा था, 200 रुपये क्या हो गया? मेरी प्रॉफिट हो गई। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। सर इनकम और रेवेन्यू सेम नहीं होता क्या? ये माइनस से ही बीच में रेवेन्यू माइनस है ना, इनकम नेट इनकम की बात क्लियर है? आज इतना लेन देन,
अब आज हमारे कितने हो गए, 9 तक हो गए। अभी हमारे इसके अंदर 32 रह गए हैं। कितने रह गए हैं, 32 रह गए हैं। हाँ, ये फिर रिसीवेबल बताना है आपको, डेटर्स बताना है, क्रेडिटर्स बताना है, वाउचर क्या होते हैं, कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, एंट्रीज का क्या मतलब होता है, डेबिट क्या होता है, प्रोप्राइटर्स क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको कवर करनी है। बैड डेब्ट्स क्या होती है, इंस्टॉलमेंट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है। ठीक है, बुक वैल्यू क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है। ऐसी अभी आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो आपको बतानी है। ठीक है, तो अभी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बची हैं, तो हम इसको कल कवर करेंगे। तो आज आपने देखा कि आज हमने अकाउंट्स के अंदर अपना सेकंड चैप्टर को कवर करा है, जिसके अंदर आज मैंने आपको कुछ 5-6 टॉपिक और नहीं बताया जो कल मैंने आपको एक्चुअली बता चुका था।